केमिस्ट्री मेड इजी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट का पूरा ट्रेलर डिस्कस किया था और सॉलिड स्टेट के फीचर्स के बारे में डिस्कस किए थे। जरा तेजी से हम लोग सॉलिड स्टेट का फीचर्स को एक बार और देख लेते हैं। सॉलिड मैटर का वह स्टेट है जिनका की शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी फिक्स्ड होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम होता है। इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं। उनके पार्टिकल्स मीन के रिस्पेक्ट में थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट करते हैं और उनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है और थर्मल एनर्जी मिनिमम होता है। इसके बाद हम लोगों को टॉपिक अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब सवाल उठता है कि जब बांटा गया है तो बांटने का कोई ना कोई तो आधार होगा। तो आधार क्या है? तो कणों के सजावट का पैटर्न, कणों के सजावट का तरीका। कणों का सजावट का क्या तरीका है? रेगुलर है या हैपाहेजार्ड वे में ऐसे ऐसे सजा हुआ है? तो सजावट के पैटर्न के आधार पर सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर present in the arrangement of their constituent particles, solids are classified into two types, crystalline solid and amorphous solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सॉलिड को कहते हैं जिनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। अब यह रेगुलर टर्म क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, रेगुलर टर्म का इस्तेमाल किए, इक्वल शब्द का इस्तेमाल नहीं किए। रेगुलर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कोई एक सॉलिड है, मान लेते हैं ABC, कोई एक सॉलिड है से कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक उसी तरह से कोई एक सॉलिड हम मान लेते हैं ABC। तो ABC में अगर A और B के बीच का डिस्टेंस, A पार्टिकल और B पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस x है, नैनोमीटर मान लेते हैं, पिकोमीटर मान लेते हैं, x है A और B के बीच में। B और C के बीच की दूरी अगर y है, फिर A और C के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं z है। तो अगर इतना बड़ा भी सॉलिड है तो यहां पर भी C और A के बीच की दूरी z ही होगी। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर मान लिया जाए आप लोग स्कूल में असेंबली में खड़े हुए हैं तो 1 क्लास के बच्चे हैं, 1 क्लास की बच्चियां हैं, 2 क्लास के बच्चे हैं, 2 क्लास की बच्चियां हैं, 10 क्लास के बच्चे सबको एक एक हाथ की दूरी पर खड़े हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग रेगुलर अरेंजमेंट कहेंगे। इक्वल तो कह नहीं सकते, 1 क्लास के बच्चों के हाथ छोटे छोटे होते हैं। तो यह अरेंजमेंट जो है कि A और B के बीच का जो डिस्टेंस पूरे के पूरे सॉलिड में कहीं भी हो x होगा, B और C के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा हमेशा y होगा। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेगुलर अरेंजमेंट। पूरे के पूरे सॉलिड, इवन अगर यह कोई ABC सॉलिड है, कोई दूसरा टुकड़ा भी ले तो वहां पर भी ABC का जो अरेंजमेंट होगा वह डिस्टेंस जो होगा वह स्पेसिफिक होगा। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट के कारण जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हुआ, जैसा अरेंजमेंट यहां पर वैसा अरेंजमेंट यहां पर वैसा अरेंजमेंट यहां पर, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर करते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्रम। तो जैसा सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट का क्रम यहां पर है वैसा यहां रहेगा, वैसा पूरे के पूरे सॉलिड में रहेगा। इसी के जस्ट विपरीत एमॉर्फस, ए मींस नॉट, मॉर्फस मतलब स्ट्रक्चर। इनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। इरेगुलर होगा तो अरेंजमेंट शब्द बोलना भी तो इरेगुलर अरेंजमेंट है। पार्टिकल्स मान लेते हैं इतना बड़ा कोई एमॉर्फस सॉलिड है, जो अरेंजमेंट पार्टिकल्स का यहां पर है कोई जरूरी नहीं कि यहां पर,
कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर हो। आप लोग असेंबली के पहले खड़े हो कैसे, अभी घंटी नहीं लगी है, कुछ इधर भीड़ बना के खड़े हो, कुछ उधर भीड़ बना के खड़े हो, वो अरेंजमेंट कैसा हो, इरेगुलर। तो आप लोग एक पार्टिकल समझ लो, तो वो पूरा का पूरा सॉलिड कहलाएगा एमॉर्फस सॉलिड। तो जो अरेंजमेंट यहाँ पर है वो अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ का अरेंजमेंट इतनी दूर तक सीमित है। तो इरेगुलर अरेंजमेंट गिव्स राइज टू शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जिसके कारण लॉन्ग रेंज ऑर्डर जनरेट होता है, और यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, दैट गिव्स राइज टू शॉर्ट रेंज ऑर्डर। नाउ सेकेंड डिफरेंस शेप। बाकी जितने भी डिफरेंस है वो सारे के सारे डिफरेंस इसी पॉइंट पर बेस्ड है। तो शेप, अगर आपका अरेंजमेंट रेगुलर है तो शेप उनका डेफिनिट होगा, अगर अरेंजमेंट आपका इरेगुलर है तो शेप भी आपका इरेगुलर होगा। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वह मिनिमम टेम्परेचर जब कोई मैटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स्ड होता है, एमॉर्फस सॉलिड का फिक्स्ड नहीं होता है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई यह एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये मान लेते हैं, इसमें सभी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 1 नैनोमीटर है, एकदम बिल्कुल मान लेते हैं। अब क्या है, अगर पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस 3 नैनोमीटर हो जाए तो वह लिक्विड बन जाएगा। अब क्या करते हैं, हम उसको हीट करते हैं। हीट करेंगे तो थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, पार्टिकल्स का ऑसिलेशन बढ़ेगा। तो जब मूवमेंट बढ़ेगा दैट मोशन इज कॉल्ड थर्मल मोशन। अगर मोशन बढ़ेगा तो बीच का जो डिस्टेंस है, पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वह इंक्रीज करेगा। तो मान लिया जाए हमने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। अब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस 2 नैनोमीटर हो गया। अभी भी मैटर हमारा सॉलिड स्टेट में, और हीट किए, मान लिया जाए हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट किए। अब पार्टिकल्स के बीच में 3 नैनोमीटर डिस्टेंस हो गया। नाउ द मैटर हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब मैटर सॉलिड से लिक्विड बन गया। कितने डिग्री सेल्सियस में, 300 डिग्री सेल्सियस में। मतलब 300 डिग्री सेल्सियस में सभी पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 3 नैनोमीटर हो गया। अब वह सॉलिड से लिक्विड बन गया। लेकिन अब देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड में। एमॉर्फस सॉलिड में क्या है, कुछ पार्टिकल्स तो आधे नैनोमीटर की दूरी पर है, कुछ पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर की दूरी पर है, कुछ 2 पर है, कुछ हो सकता है 3.25 पर भी हो। अब आप हीट करना शुरू किए। जब आप हीट करना शुरू किए तो मान लिया जाए 50 डिग्री सेल्सियस में ही आपका जो 3.25 नैनोमीटर दूरी पर था वह 3 पर पहुंच गया, मतलब वो पार्ट मेल्ट करना शुरू कर दिया। अब 100 डिग्री तक पहुंचे, मान लेते हैं जो आपका 2.5 नैनोमीटर की दूरी पर था वो मेल्ट कर गया, लेकिन रेस्ट पार्ट तो सॉलिड ही है। अगर हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए तो वह जो कि 1 नैनोमीटर के डिस्टेंस पर था वह तो लिक्विड बन गया, लेकिन और उससे करीब जो थे वो पार्टिकल्स अभी भी आपका सॉलिड है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट हमें 50 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस तक है, तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स तो नहीं हुआ। तो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है और एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन? तो हीट ऑफ फ्यूजन 1 मोल मतलब कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23, जिसको आप लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हो। 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करने में जितनी एनर्जी देनी पड़ती है दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। अब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यह हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड यह 1 मोल है, यह दूसरा मान लेते हैं यह क्रिस्टलाइन सॉलिड ए है, यह भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ए है, किसी और टुकड़े से लाए हैं।
यह भी 1 मोल, यह भी 1 मोल। इसको जब हम हीट किए तो मान लेते हैं x किलो कैलोरी हीट लगा, तो वह सॉलिड से लिक्विड बन गया। यहां पर भी आपको वही लगेगा, सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करने में आपको x किलो कैलोरी ही लगेगा। लेकिन व्हाट अबाउट एमॉर्फस सॉलिड? अब समस्या यहां पर यह है कि जो पार्टिकल का अरेंजमेंट यहां पर है, दूसरे टुकड़े में तो ऐसा अरेंजमेंट है नहीं। तो यहां पर अगर आपको x किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी लग रहा है, तो यहां पर कोई जरूरी नहीं, y किलो कैलोरी पर मोल भी लग सकता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनिट होता है और एमॉर्फस सॉलिड का इनडेफिनिट। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लीवेज प्रॉपर्टी। जैसा कि अभी आपको बताया, सारे पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ उनके पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट पर बेस्ड है। क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज का मतलब काटना। अब अरेंजमेंट रेगुलर होगा तो जब उनको काटा जाएगा तो उनका फेस जो होगा वह प्लेन होगा, उनका एज जो होगा वह शार्प होगा। अगर यहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर है तो उनको जब काटा जाएगा तो उनका फेस, उनका जो सरफेस होगा वह सरफेस जो होगा वह प्लेन नहीं होगा, इरेगुलर होगा, और एज जो होगा वह ब्लंट होगा। नेक्स्ट डिफरेंस आता है नेचर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड मानते हैं। ट्रू सॉलिड किसे कहते हैं? वैसा सॉलिड जिसमें अगर हम थोड़ा डिफॉर्मिंग फोर्स लाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब उसमें विकृति लाने वाला बल, थोड़ा बल लगा दें तो उसके आकृति में कोई परिवर्तन नहीं, उसके शेप साइज में कोई चेंज ना हो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वह ट्रू सॉलिड होते हैं। उनके हल्का फुल्का अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लाएं, माइल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स लाएं, तो उसके आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड माना जाता है, झूठा सॉलिड। क्यों झूठा सॉलिड माना जाता है? वह डिफॉर्मिंग फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता। इवन आप लोग देखे होंगे, पुराना अगर खिड़की लगा हुआ है, शीशा, पुराने खिड़की में शीशा अगर लगा हुआ है, वो शीशा देखते होंगे नीचे की ओर हल्का मोटा हुआ है। क्यों? क्योंकि वह अपने वजन से धीरे धीरे फ्लो करता है। एमॉर्फस सॉलिड जो है वह अपने वजन से धीरे धीरे फ्लो भी करते हैं, इसीलिए उनको झूठा सॉलिड कहा गया है। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कोई एक रेस होना है, तो रेस होना है, मान लिया जाए कि 10 एथलीट खड़े हैं यहाँ पर, बराबर की दूरी है। 10 एथलीट खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 सबों के बीच की दूरी बराबर है। यह कौन सा अरेंजमेंट हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब उन लोगों को कहा गया ऑन योर मार्क्स लेट सेट गो, दौड़ना शुरू। अब जब दौड़ना शुरू किए तो कोई काफी तेज भागे, कोई थोड़ा धीरे भागे, कोई और धीरे भागे। अब जब तक वो टारगेट तक पहुंचते उसके पहले उन लोगों को मैंने बोल दिया स्टैच्यू, आप वहीं खड़े हो जाओ। अब उनका अरेंजमेंट कैसा है? अब क्या उन लोगों के बीच की दूरी बराबर है? बिल्कुल नहीं, रैंडम अरेंजमेंट हो गया। उस प्रकार के अरेंजमेंट किसमें हम लोग देखते हैं? एमॉर्फस सॉलिड में। तो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने क्या करा? हीट कर दिया। अब लिक्विड बना दिए। लिक्विड बना दिए तो पार्टिकल्स यूं 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 मूव कर रहे हैं और अचानक से उनको क्या किए? कूल कर दिए, ठंडा कर दिया, फ्रिजिड कर दिया। तो जो पार्टिकल जहां थे वहीं ठहर गए। तो अरेंजमेंट कैसा हो गया? रैंडम। तो एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एमॉर्फस सॉलिड by heating it, by melting it and freezing the melt या cooling the melt abruptly। ध्यान दीजिएगा, abruptly मतलब अचानक से कूल करना है। अब मान लिया जाए आपके अभी असेंबली लगी नहीं है, आप लोग इधर उधर गप कर रहे हो, अचानक से कहीं से प्रिंसिपल साहब नजर आ गए, बोले कि वहीं पर खड़े हो, सावधान, ये शुरू करो राष्ट्रगान। तो आपका तो अरेंजमेंट इरेगुलर हुआ। लेकिन अगर पता चला प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं तो आप लोग ऐसे लाइन में लग जाइएगा। तो स्लोली कूल नहीं करना है, एब्रप्टली कूल करना है। तो इसीलिए एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एमॉर्फस सॉलिड बाय हीटिंग इट,
और हीट करके पिघला दिए, पिघला करके अचानक से ठंडा कर दिए। ध्यान दीजिएगा, उस लिक्विड को अचानक से ठंडा किए, इसीलिए स्यूडो सॉलिड्स को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड। नेक्स्ट अंतर है एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी क्या होता है सो समझिए। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट का एक फिगर है। अच्छा, हम इधर से जाते हैं तो देखिए सिर्फ और सिर्फ प्लस मिल रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ O मिल रहे हैं, इधर से इधर अगर जाते हैं तो प्लस O सभी मिल रहे हैं। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पार्टिकल्स की मुलाकात हो रही है। मतलब अगर इस सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस डायरेक्शन में देखें, उसका वैल्यू इवैल्यूएट करें, इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इवैल्यूएट करें, तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा। क्यों? अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरह के कणों के मिलने की संभावना है। तो व्हाट इज एनआइसोट्रॉपी? वह प्रॉपर्टी जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, ये दोनों टर्म आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग हो, तो वैसे प्रॉपर्टी को कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, और वैसे सॉलिड को कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर बिकॉज देयर वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी वैरीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग दिशाओं में उनका वैल्यू अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि कणों के मिलने की संभावना भी अलग अलग है। उसी को दूसरी तरफ देखें, एमॉर्फस में भीड़ है। अगर आप असेंबली में लगे हुए हो तो अगर एक लाइन में जाएंगे तो सिर्फ 1 क्लास के बच्चे मिलेंगे, दूसरे लाइन में जाएंगे 1 क्लास के बच्चियां मिलेंगे, ऐसे जाएंगे तो बच्चे बच्चियां मिलेंगे। लेकिन अगर भीड़ रहा तो सभी दिशाओं में सब तरह के बच्चे मिलने की संभावना बराबर है। ठीक उसी तरह से एमॉर्फस सॉलिड में हर तरह के पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में मिलेंगे। तो यह फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब का वैल्यू जो होगा वह हर डायरेक्शन में सेम होगा। तो फाइनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एग्जांपल्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो अभी हम लोग शुरू किए हैं, पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड पर ही बेस्ड है। उसी के प्रॉपर्टीज पढ़ने, उसी के फीचर्स पढ़ने हैं। एमॉर्फस सॉलिड का स्टोरी यहीं तक है। एमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल मोटे तौर पर ग्लास, रबर, प्लास्टिक, और कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर रखा है अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग पीवीसी कहते हैं। ऑल दीज आर पॉलीमर्स, फाइबर ग्लास। अधिकतर पॉलीमर्स आपके एमॉर्फस नेचर के होंगे। इधर में नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, और भी ढेर सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। लेकिन अगले टॉपिक में टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? सॉलिड के फीचर्स, सॉलिड के टाइप्स, 2 टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब एमॉर्फस सॉलिड का स्टोरी ओवर। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के पढ़ने हैं टाइप्स, लेकिन उस टाइप्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले सारे के सारे डिफरेंस को एक बार और रिकैप कर लेते हैं।